नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम जल्द ही यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित सभी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हमने एक महत्वपूर्ण सीरीज़ स्टार्ट की है दोस्तों, जिसके माध्यम से आपको इन एग्ज़ाम में काफ़ी गाइडेंस मिलने वाला है। हमारा यही दोस्तों उद्देश्य रहेगा कि आपको इन एग्ज़ाम के लिए जितनी ज़्यादा मदद हो सके उतनी हमारी तरफ से की जाएगी, जितना गाइडेंस आपको दिया जा सके, जिससे कि आपको आसानी हो इस तरह के एग्ज़ाम को क्रैक करने में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सामान्य अध्ययन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूकेपीएससी के द्वारा या फिर यूके ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में। तो सामान्य अध्ययन का जो पहला सब्जेक्ट है वो है भारतीय इतिहास। आज हम दोस्तों भारतीय इतिहास की आप एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि पहले हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी रूपरेखा के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब आपके सामने दोस्तों एक रूपरेखा होती है, आपको पता होता है कि आपको कितना पढ़ना होता है और क्या पढ़ना होता है, तो आप उसी तरह से आप अपने गोल को सेट कर सकते हैं। और जब आपका गोल अचीव हो जाए तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। अदरवाइज़ अगर हम ऐसे ही पढ़ने लग जाएं तो ये बस अंधेरे में तीर चलाने के समान होता है, क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम यूकेपीएससी का हो चाहे यूके ट्रिपल एससी का हो, एक पैटर्न मांगता है। एक निश्चित पैटर्न में जब आप इनको पढ़ते हैं तभी जाके दोस्तों आपको सक्सेस मिलती है। ज़्यादा आलतू फालतू इधर उधर पढ़ के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इतिहास दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय इतिहास अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट इसका सिलेबस है। लेकिन दोस्तों इसको स्मार्टली पढ़ा जा सकता है। जितना एग्ज़ाम में आए उतना ही इसको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका समय भी बचेगा और आप स्मार्टली इस सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास का परिचय लेकर आए हैं। इसमें हम आज सिर्फ ये जानेंगे कि हमने इतिहास में कैसे क्या क्या पढ़ना है, कितना हमें कितना हम समय देंगे किसी भी इसमें टॉपिक को, और कितने जल्दी हम इसको कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यूकेपीएससी या यूके ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन आता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य काफ़ी ब्रॉड हो चुका है, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज दोस्तों हम भारतीय इतिहास का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और कल से हम दोस्तों इसके टॉपिक वाइज सीरीज़ लेकर आएंगे, और कुछ इंटरवल में हम लगातार एमसीक्यू भी आपको कराते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, लेकिन इसका सिलेबस भी उतना ही वास्ट है। तो इसको दोस्तों हम बहुत ही स्मार्टली पढ़ेंगे, और इन वीडियो के माध्यम से आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे इसको पढ़ना है। और जितना आप मेहनत करेंगे दोस्तों, तो आप उतना ही ज़्यादा इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। तो आज दोस्तों खाली ये परिचय वीडियो है, इंट्रोडक्टिव वीडियो है। आज मैं आपको बस इसका आउटर यानी कि इसकी रूपरेखा बताऊंगा कि आपको क्या क्या हम पढ़ाएंगे और कितने जल्दी इसको हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भारत का इतिहास देखिए। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र तक जो फैला उपमहाद्वीप है उसी को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। महाकाव्य और पुराणों में भी इसको भारतवर्ष ही बोला गया है, जिसका मतलब होता है भरत का देश। भारतवर्ष का अर्थ मतलब क्या है? भरत का देश। और यहाँ के निवासियों को भारतीय बोला गया है। भारतीय का मतलब होता है भरत की संतान। ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कि यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया था। कभी आपके सामने आ जाएगा क्वेश्चन कि भारत को इंडिया किसने संबोधित किया था? तो यूनानियों के द्वारा भारत को इंडिया नाम दिया गया। और जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे, इन्होंने इसको हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। ओके, इतना तो आपको भारत का इतिहास के बारे में पता होना चाहिए इंट्रोडक्टरी में। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो भारतीय इतिहास है उसको अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न भागों में बांटा गया है, लेकिन हम यहाँ पर
तीन भागों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आएगा प्रागैतिहासिक काल, इसके बाद आएगा आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, और इसके बाद आएगा ऐतिहासिक काल, ठीक है। यानी हम तीन भागों की बात करेंगे, तो एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हमने विभिन्न भागों में बांटा है, तो एक एक करके हम एक एक भाग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। तो हम तीन भागों में इनको डिवाइड कर रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जो है दोस्तों, उस काल को बोला जाता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है ना। जहां पर आपका कोई भी लिखित साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, उसी को प्राग ऐतिहासिक काल बोला जाता है। ये आपका अज्ञात काल से 2,500 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है, ठीक है। यहां पर आप चीज ध्यान रखना कि ईस्वी पूर्व क्या होता है। देखिए वर्तमान में आपका जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर्स को बोलते हैं। मैं आपको बहुत आज सिंपल सी चीजें बताऊंगा, आपको आई होप आती भी होंगी, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा। देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह, ठीक है ना, ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है, ठीक है। अब ईसा मसीह का जो जन्म वर्ष है, ये कल्पना है ये, ठीक है। तो उससे पहले के समय को, जब इनका जन्म हुआ था उससे पहले के समय को ईसा पूर्व या बीसी क्या बोलते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट बोला जाता है। जैसे अगर आपसे कोई बोलेगा भी महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ, तो इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है ना। और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईस्वी बोला जाता है, ठीक है ना, ईस्वी बोला जाता है, या इसको एडी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडी, ठीक है ना, यानी ऑनो डोमिनी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई ईस्वी पूर्व का मतलब है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 2500 साल पहले तक का, ठीक है, जो आपका काल है उसको प्रागैतिहासिक काल बोला जाता है। इसको दोस्तों पाषाण काल भी बोलते हैं, ठीक है। पाषाण काल, पाषाण संस्कृत में पाषाण, इसको हिंदी में बोला जाता है पत्थर, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको पाषाण काल? देखिए इस वक्त में जो मनुष्य है उसके सारे कार्य पाषाण से रिलेटेड थे, मतलब कि उसके सभी कार्य पत्थर से होते थे, ठीक है। उसके जीवन में पत्थर का बहुत ज़्यादा उपयोग था। जैसे कि भाई वो गुफा में रहता था तो पत्थरों की गुफा होती थी, ठीक है ना। आग जलाता था तो पत्थर की सहायता से जलाता था। शिकार करता था तो उसके लिए हथियार भी पत्थर के यूज़ करता था। तो इसलिए इसको पाषाण काल बोला जाता है। अब जो दोस्तों पाषाण काल है इसको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला होता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरा पाषाण काल की। आज मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आगे हम पाषाण युग जब पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। पाषाण जो हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल की, दोस्तों जो पूरा पाषाण काल है इसको भी हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल को भी हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिवाइड नहीं किया है। एक होता है पूर्व पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पूरा पाषाण काल और एक होता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। अब इसको ये ऐसे क्यों डिवाइड किया गया? देखिए दोस्तों जो इसमें उपकरण थे ना, विभिन्न उपकरण, उनमें भिन्नता थी। उस भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को तीन भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। पूर्व पूरा का पाषाण काल, पूर्व में क्या था ना कि वैसे जैसे आपके हैंड एक्स पाई जाती थी, कोड उपकरण पाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद जब मध्य वाला आया तो मध्य में क्या करते थे कि जैसे आपके फलक वाले, ठीक है, फ्लेक उपकरण पाए जाते थे, ठीक, हथियार पाए जाते थे। जब उच्च पूरा पाषाण काल आया तो इसमें जैसे खोदने वाले उपकरण जैसे खुरचनी, तक्षिणी, तो ऐसे उपकरण पाए जा गए। तो इस कारण से इसको पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया, जो आपके उपकरण के आधार पर, ठीक है। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, ठीक है, और ऐसे ही आता है नव पाषाण काल। तो आप इसको देख सकते हैं कि भाई जो पूरा पाषाण काल है वो आपका अज्ञात काल से 8000 ईस्वी पूर्व है। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल है वो आपका 8000 से 4000 ईस्वी पूर्व तक का
काल है। ठीक है, अब ये मध्य पाषाण काल है, इसमें दोस्तों क्या हुआ था, पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। हम ये आगे जब वीडियो हम लेके आएंगे पाषाण काल पे तो हम बहुत अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। ऐसे ही नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल में आपका 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व था। अब जो पूरा पाषाण काल है इसमें बड़े बड़े पत्थरों के हम हथियारों का निर्माण होता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ ना कि आपके छोटे लघु पाषाण जो औजार हैं, हथियार हैं, उनका प्रयोग हुआ, तो इसलिए इसको माइक्रोलिथ एज भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मध्य पाषाण काल है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। इनके बारे में हम एक एक करके दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। अगली हमारी वीडियो रहेगी पाषाण काल पर ही, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद हमारा रहेगा आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला वाला कौन सा था आपका, प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को हम पढ़ेंगे। देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब यह है कि जहां पर लिपि के तो साक्ष्य हैं, मतलब लिखा हुआ हमें मिला है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, वो अपाठ्य होने के कारण उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। जैसे कि हमने अभी बात की ऊपर प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि भाई लिपि तो है ही नहीं, लिपि के कोई साक्ष्य ही नहीं है। इसमें लिपि के साक्ष्य तो मिले लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो ये 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। अब देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर कौन आता है, सबसे पहले आती है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इसको बोला जाता है। तो ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक की आपकी सभ्यता थी। काफी इंपॉर्टेंट ये सिंधु घाटी सभ्यता, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर इसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता होती है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक की सभ्यता है। इस वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ऋग वैदिक काल जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व था, और उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसके अंदर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आएगी। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार यूकेपीएससी के एग्जाम में आया है कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस युग से संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी, आद्य ऐतिहासिक काल से। देखिए, इस तरह से जब हम डिवाइड करके पढ़ते हैं तो हमें बहुत इजी हो जाता है इतिहास को समझना। अभी आप ये रूपरेखा जब आगे पढ़ते हुए चल जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपके एक विजन आ जाएगा आपके दिमाग में क्लियर कि हाँ, मुझे ये चीजें पढ़नी है और इस पैटर्न में पढ़नी है। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, जो तीसरा है इतिहास का पार्ट, वो है ऐतिहासिक काल। भाई, ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होगा कि जहां से आपको लिखित विवरण मिले और उनको हम पढ़ पाए। तो भाई, जो 600 ईस्वी पूर्व से ये स्टार्ट होता है और जो अभी तक चला आ रहा है, तो ऐतिहासिक काल। अब आपकी जो बारी आती है ऐतिहासिक काल, इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका प्राचीन भारत, ठीक है, फिर आएगा आपका मध्यकालीन भारत और फिर आएगा आपका आधुनिक भारत। ठीक है, तो इसको भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले ये आपका 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक चलता है। अब देखिए, ये ईस्वी पूर्व से ईस्वी तक जा रहा है। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना, यानी कि 600 साल तो ये हो गए, प्लस इसमें 712 साल भी ऐड होंगे। ठीक है भाई, आप ये चीज ध्यान में रखना। तो 7 6 13, तो मतलब तकरीबन 1312 साल का ये आपका युग है। कौन सा, प्राचीन भारत का। ठीक है, क्योंकि ये आपका ईस्वी पूर्व है और ये ईस्वी है। ठीक है, तो 600 से 0 जाएगा, फिर 0 में प्लस 712 होगा, तो 1312 साल का ये युग है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जैसे महाजनपद काल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व चलता है, मतलब 600 ईस्वी पूर्व के अराउंड का है ये। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। ठीक है, जो कि आपका 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व चला। इसके बाद देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य है, संगम काल। मौर्य साम्राज्य में आपका और समगम काल, ये दोनों एक साथ चल रहे थे, तो पैरेलल चलेंगे। तो इसमें 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक ये चला है। इसके बाद दोस्तों मौर्योत्तर काल, जो मौर्य के बाद आए, उनका जो काल है वो चलेगा आपका 184 ईस्वी पूर्व से 275 ईस्वी तक ये चलता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य भी काफी इंपॉर्टेंट है, 275 ईस्वी से
550 ईस्वी तक ये चलेगा। हालांकि कई जगह पर आपको इसका 319 भी दिखेगा, 319 से 550। हालांकि ये इसलिए दिया गया है, मैं आपको इसका बारे में सही बता दूं, जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करेंगे तो 319 से इनका विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था, 319 ईस्वी से। ठीक है, जो इनका प्रथम जो इनका शासक था, जो मेधावी शासक, मतलब जो प्रथम जो इनका मेधावी शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से आपका विक्रम संवत स्टार्ट किया था, तो वहां से इनका क्या कहते हैं 319 से 350 इनका माना जाता है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं जो श्रीगुप्त थे वो आपके गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, तो उन्होंने 275 ईस्वी के आसपास, 280 के आसपास इन्होंने स्टार्ट किया था गुप्त को, गुप्त साम्राज्य को, तो हम वहीं से मानेंगे इसको। ठीक है, लेकिन कई बुक्स में इसको 319 भी दिया गया है। बाद में हम आके जब हमारा गुप्त साम्राज्य आएगा तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मतलब ये है कि कोई पॉइंट आउट करेगा तो मैं उसको अभी से आंसर बता देता हूँ। इसके बाद आपका हर्षवर्धन काल आएगा। हर्षवर्धन काल में को 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक आपका चलेगा। ठीक है, तो ये है आपका दोस्तों प्राचीन भारत जो हम पढ़ेंगे स्मार्टली। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आते हैं और आएंगे भी। तो दोस्तों इसमें मैं आपको एक करेक्शन बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह जो गुप्त साम्राज्य है वो आपका जो गुप्त वंश है वो आपका 275 से 550 ईस्वी तक। ठीक है, और मैंने इसको जैसे कि मैंने आपको क्लियर करना था भाई, जो आपका श्रीगुप्त है इन्होंने 275 ईस्वी में ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है ना, और उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि भाई जो 319 से 335 ईस्वी तक जो इनके शक्तिशाली शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो जो गुप्त संवत है, मैंने विक्रम संवत बोला गलती से, गुप्त संवत के प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम थे, तो वहां से भी इनका शासन माना जाता है। उसको हम आगे क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप चीज ध्यान में रखना कि गुप्त साम्राज्य कहीं कहीं पर 319 से 550 ईस्वी भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, जो कि 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चला है। 712 ईस्वी में देखिए 711, वैसे कई इतिहासकारों में मतभेद है। 711 पर भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, जो कि आपका जो मोहम्मद बिन कासिम है इन्होंने किया था। अरब आक्रमणकारी थे ये, और इन्होंने 712 में सिंध पे विजय प्राप्त कर ली थी। तो फिर वहां से आपका भारत में जो मुस्लिम है उनका राज यहाँ पर से स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो मध्यकालीन जो भारत है वो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी आप मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि कई इतिहासकार 711 मानते हैं और कई इतिहासकारों के अनुसार ये 712, लेकिन फिलहाल हम ये मानते हैं कि जो 712 है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो मध्यकालीन भारत है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा पूर्व मध्यकालीन, ठीक है, और एक होगा आपका उत्तर मध्यकालीन। तो पूर्व जो मध्यकालीन है वो है आपका 8वीं से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, 8वीं से 12वीं शताब्दी तक ये चलेगा। ठीक है, तो उसमें आपके कौन कौन थे ये चीज भी आपको ध्यान रखना। उत्तर भारत में कौन कौन राज के, देखिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको सेट कर रखा है। देखिए आप ध्यान रखना कि जब आपका पूर्व मध्यकालीन चलेगा 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, तो उत्तर भारत में कौन थे? उत्तर भारत में थे उस समय पे राजपूत, पाल, गुज्जर, प्रतिहार, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से दक्कन यानी कि जो मध्य का क्षेत्र है, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश, तो वहां पर चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना पूर्व मध्यकालीन में ये थे और 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। और उस समय पे दक्षिण भारत में चेर, पांड्य, चोल, शाही चोल, ये लोग रहते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों आपका पूर्व मध्यकालीन भारत, जो कि आपका 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में था। ठीक है, इसके बाद जब हम उत्तर मध्यकालीन की बात करेंगे तो वो है आपका 12वीं से 18वीं शताब्दी यानी कि 1707 ईस्वी तक। तो उसमें उत्तर भारत में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें चौहान और मुगल ये आएंगे। दक्कन में थे आपके विजयनगर और बहमनी राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दक्षिण भारत में आपके थे चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल। इनके बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे आपका जब आएगा उत्तर मध्यकालीन भारत। तो उत्तर मध्यकालीन में आपके ये दोस्तों पैरेलल चल रहे थे। जैसे उत्तर भारत में ये थे दिल्ली सल्तनत, चौहान, मुगल, दक्कन में आपके विजयनगर, बहमनी, ठीक है, और दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल। तो इससे आपको क्या होगा ना दोस्तों, कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको पता रहेगा कि भाई
उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, दक्कन में एक समय पर कौन लोग राज कर रहे थे। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर से आसानी से कि भाई जो राजपूत हैं, चालुक्य हैं, चेर पांड्य हैं, ये ऑलमोस्ट एक टाइम पर राज कर रहे थे। तो ये चीज़ें आपको दोस्तों इस तरह से पढ़ने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। ओके, इसके बाद अगला है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो अब आधुनिक भारत की बात होगी तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। सबसे पहले जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत से आज के समय पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसी पर ही अपना ज़्यादा फोकस करेंगे। कोशिश करेंगे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कर लें, लेकिन आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं, तो इसी पर हमारा ज़्यादा जोर रहेगा। इसके बाद देखिए अगला, मुगल साम्राज्य का विघटन और उत्तराधिकारी राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ था, जैसे उसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगर अगला हमारा सेक्शन रहेगा अंग्रेजों की भारत पर विजय। अंग्रेजों की भारत पे विषय में सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे कर्नाटक युद्ध है 1744 से 61 चला था। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बंगाल में जो युद्ध हुए थे आपके, जैसे प्लासी है और बक्सर की विजय है। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का विजय हुई थी आपकी 1764, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मराठा संघ से इनका संघर्ष कैसे चला था, उसकी समाप्ति 1817 1818 और पंजाब का अधिग्रहण यानी 1849, इनके बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे। इसके बाद क्या हुआ था कि जब भारत आपका गुलाम हो गया था, तो फिर उसके बाद दास्ता का बंधन, इसमें भाई अंग्रेजों द्वारा विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के द्वारा भारत का शोषण किया गया था, उसके बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे। और फिर भारत के वासियों के द्वारा क्या प्रतिक्रिया की गई थी, जो कि आपका था 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में हम दोस्तों अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद राष्ट्रवादी जागरण, बहुत इंपॉर्टेंट कि किस तरह से राष्ट्रवादिता का जागरण हुआ था, उसमें हम सामाजिक धार्मिक सुधार के अंतर्गत पढ़ेंगे। काफ़ी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी होगी। और इसके अलावा राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम की गतिशीलता, जैसे कि कांग्रेस में नरम दल से गरम दल की ओर क्रांतिकारी आंदोलन, फिर गांधी जी के जितने भी आंदोलन थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भारत की क्या स्थिति थी, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत को कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, आर्थिक प्रगति उसकी कैसी थी, और विदेश नीति और गुट निरपेक्षता के बारे में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा इतिहास का पूरा सिलेबस और रूपरेखा जो आप कह सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ईजी रहेगा, हमारे सामने फिक्स रहेगा कि हम किस तरह से हमने पढ़ना है, इधर उधर हम नहीं जाएंगे, सीधे हमारे सामने हमारा गोल रहेगा और कोशिश हम ये करेंगे कि हम इसको टाइम पर ख़त्म कर पाएँ। जैसे ही हमारा ये गोल अचीव हो जाएगा तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने इतना सिलेबस आपने कर लिया है। और ये मैं आपको बताऊं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया तरीके से रणनीति है, जिस पर आप अगर आप अमल करेंगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो हमारी तरफ से दोस्तों यही रहेगा कि हम आपको लगातार गाइडेंस वीडियो देते रहेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बताऊं, आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। आप हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 घंटे 1.5 घंटे की प्रोवाइड हो सकती है, लेकिन बाकी के 23-24 घंटे आपके अपने होते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत का इतिहास में हम शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे कल पाषाण काल के बारे में। तो पाषाण काल के बारे में आप प्रिपेयर होके आइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और फिर इसके बाद हम जैसे ही हमारा पाषाण काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम उस पर इम्पॉर्टेंट आपको एमसीक्यू कराएंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए। यूकेपीएससी की लोअर सबऑर्डिनेट, अपर सबऑर्डिनेट्स यानी कि पीसीएस परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन, इवन जो आईएएस परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो उससे आपको डेफिनेटली इस सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इतिहास में जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे आप बहुत ईजिली उनको अटेंड कर पाएंगे। तो आई होप कि ये रूपरेखा आपको पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी वक्त लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप इसको उठा के कैसे भी आप पढ़ लें, इसमें मेहनत लगती है। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।